कछुआ, कायर और अभिमन्यु तीनों हक्के बक्के रह गए थे। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे की दहलीज पर युग बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिस कारण उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। उसके सीने पर खरोंच के निशान थे। उन खरोंचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। युग का पूरा शरीर बरसात के पानी से भीगा हुआ था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जिसे सुनकर किसी के भी दिल दहक जाए। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, यार ये युग को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गया? कायर और कछुआ तो युग को इस हालत में देखकर इतने चकित हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई थी। अभिमन्यु नीचे झुकता है और युग को हिलाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, ये क्या हो गया तुझे? कछुआ डरते हुए कहता है, यार ये युग कहीं भगवान को तो प्यारा नहीं हो गया? कायर कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, कभी तो अच्छा सोच लिया कर कछुए, जब देखो मनहूसियत वाली बातें करता रहता है। अभिमन्यु युग का हाथ पकड़ता है और उसकी नब्ज चेक करने लग जाता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, चल रही है ना नब्ज? अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ चल रही है, भगवान का शुक्र है। एक काम करो, जल्दी इसे उठाओ और अंदर ले चलो। अभिमन्यु युग के दोनों पैर पकड़ता है और कछुआ कायर मिलकर युग के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु, कायर और कछुआ ने युग को उठाकर अभी एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि तभी कछुआ जहाँ था वहीं पर रुक जाता है। कायर अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? अंदर चलना। कछुआ घबराते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख सामने। जब अभिमन्यु और कायर सामने की ओर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे जुगनुओं के झुंड थे जो जगमग जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं ने अलग ही रोशनी करती थी, जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि बाहर रात थी। पीली रोशनी से ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास का सारा इलाका जगमगा गया था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये इतने सारे जुगनू कहां से आ गए? कछुआ उन जुगनुओं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, और वो भी बारिश में। मैंने आज तक इतने सारे जुगनुओं को कभी नहीं देखा था। मैंने भी यार, पहले वो किश्नोई नदी पर मरे हुए कौवों का मिलना, और अब ये इतने सारे जुगनू। कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी चीज के संकेत हो, कोई बुरी घटना घटने के पहले के। अभिमन्यु कछुआ और कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे दोस्त हो बे तुम दोनों? यहाँ पर युग बेहोश पड़ा हुआ है और तुम दोनों को जुगनुओं की पड़ी हुई है। कायर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी यार, वो जुगनुओं को देखकर भूल गए थे हम दोनों। युग को अभी अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर कायर, अभिमन्यु और कछुआ मिलकर युग को कोठी के अंदर ले जाते हैं और सोफे के ऊपर सुला देते हैं। कायर युग के गाल थपथपाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, उठ भाई। कछुए, पानी दे जरा, हो सकता है पानी डालने से होश में आ जाए। कछुआ युग के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, यार ये पूरा पानी से भीगा हुआ है और तू कह रहा है पानी ला कर दे। मुझे नहीं लगता पानी डालने से कुछ होने वाला है। यार तू दे तो, मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में, जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी डालने से वो होश में आ जाता है। यार वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू दे तो, मुंह मत ज्यादा चला। फिल्मों में और किस्से कहानियों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो कभी कभी सच भी होती हैं। भूल मत, कहानियों और फिल्मों को हमारी असली जिंदगी से ही लिया जाता है। कायर की बातें सुनकर कछुआ समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कायर युग के चेहरे पर पानी डालकर ही रहेगा। इसलिए कछुआ ना चाहते हुए भी पानी की बोतल उठाने लग जाता है। सोफे के पास ही कुछ शराब और पानी की बोतल खुली हुई थी, जिनसे कुछ देर पहले ही वो तीनों मिलकर पैक बनाने वाले थे। कछुआ बिना नीचे देखे ही उनमें से एक बोतल उठा लेता है और वो पूरी की पूरी बोतल युग के चेहरे पर उलेट देता है। जब बोतल में का पानी युग के चेहरे पर गिरता है तो कछुआ देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी जो उसने युग के चेहरे पर पलट दी थी। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, कछुए, ये क्या किया तूने? तुझे पानी डालने को बोला था, तूने शराब क्यों डाल दी उसके चेहरे पर? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। क्या कहा? गलती से? तू ना सारे काम बिगाड़। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यार चुप बैठो थोड़ी देर, लगता है युग को होश आ रहा है। देखो उसकी उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं।
युग ने अपने हाथ की उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया था। अगले ही पल धीरे से युग अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही युग अपनी आंखें खोलता है, अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, युग तू ठीक तो है ना? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक तो हूँ, बस सिर भारी भारी लग रहा है। अभिमन्यु अगला कोई सवाल पूछ पाता उससे पहले ही कायर युग पर अपना सवाल ताक देता है। युग एक बात बता, तू दरवाजा खटखटाने के बाद बेहोश हुआ या उससे पहले? युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अबे कैसे सवाल पूछ रहा है कायर? जाहिर सी बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद ही बेहोश हुआ होगा। कोई भूत थोड़ी दरवाजा खटखटाकर भाग जाएगा। क्यों युग, मैंने सही कहा ना? तू दरवाजा खटखटा कर बेहोश हो गया था ना? ये सब छोड़ और ये बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? युग अपने सिर पर दबाव बनाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बेहोश कैसे हुआ? वो लड़की। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? वही यार जिसने मुझे नदी पार करवाई थी। वो लड़की कमल का फूल। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये लड़की तक तो ठीक था, पर अब बीच में कमल का फूल कहाँ से आ गया? गुलाब का होता तो चल भी जाता, क्योंकि लड़कियों को गुलाब के ही फूल दिए जाते हैं, पर कमल का फूल लिटरली? कायर हैरानी के साथ पूछता है, तू किस लड़की की बात कर रहा है युग? यार मुझे ना रोंका मुचा घाट पर एक लड़की। युग ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे शराब की गंध आने लग जाती है। वो अपने कपड़ों की गंध लेते हुए कहता है, ये मेरे कपड़ों में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? कछुआ अपना सिर झुकाते हुए कहता है, यार सॉरी यार, वो तू बेहोश था तो पानी डालने के चक्कर में मैंने गलती से तेरे ऊपर शराब डाल दी। युग इस बात पर कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू इतनी रात में क्यों आया? तुझे नदी पार करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है? यार कुछ नहीं, वही पुरानी बात। बचपन में पहले पापा का बड़े पापा के साथ झगड़ा होता था और अब मेरा। उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए यहाँ पर आ गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मूड खराब कर दिया? पर कैसे और किस बात पर झगड़ा हो गया तेरा आते ही उनके साथ? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अभी ना मेरा किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मैं कल सुबह सब कुछ बताता हूँ ना? ठीक है, तू जा पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर सो जाना। हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। युग अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है आज मुझे अकेले ही यक्षिणी का पता लगाना पड़ेगा। युग के वहां से जाते ही कछुआ कहता है, यार अब तो युग भी आ गया, आकर अपने कमरे में भी चला गया सोने। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें? कायर शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, हाँ करते हैं शुरू। वैसे भी एक बोतल तो तू पहले ही युग के चेहरे को पिला चुका है। कुछ ही देर में शराब के कई पैक बनते हैं और वो सारे पैक कायर, अभिमन्यु और कछुए के शरीर के अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों नशे में धुत हो जाते हैं। कायर और कछुए को सबसे ज्यादा चढ़ी थी, पर अभिमन्यु ने लिमिट से पी थी, क्योंकि उसे पता था कि आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना था, वो भी अकेले। कायर पैक पीते हुए कहता है, तो अर्ज किया है? कछुआ झट से कायर को रोकते हुए नशे में कहता है, 2 मिनट, एक बात बता, ये तू जब भी शराब पी लेता है तो तेरे अंदर का शायर क्यों जाग जाता है? कायर भी नशे में कहता है, तू नहीं समझेगा कछुआ, ये शराब चीज ही ऐसी है, अंदर जाती है तो सारे गम बाहर निकाल देती है। यार मेरे अंदर के गम तो निकालती नहीं, बस जब भी अंदर जाती है तो बहुत सारा सूसू बाहर निकाल देती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। कायर कहता है, क्योंकि तेरे अंदर गम है ही नहीं कछुए। गम क्या, तेरे अंदर तो साले फीलिंग्स ही नहीं। तो हम शायर, लेखक, कवि लोगों को नहीं समझ सकता। हमारे अंदर ना बहुत गम होता है, इतना गम कि सागर का पानी भी उसके आगे कम लगे। हम लोगों को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलता, पर अपनी शायरी, कहानी के जरिए हम लोगों को प्यार करना सिखाते रहते हैं, उन्हें प्यार करने की कद्र करना सिखाते रहते हैं। हमारी जिंदगी खुद गमों से भरी रहती है, पर हम लोगों के गम भुलाने के लिए लिखते रहते हैं, ताकि उन्हें सुकून के 2 पल मिले, वो शब्द पढ़कर। समझा? अभिमन्यु एक और पैक बनाता है और कायर को देते हुए कहता है,
यार कायर, तू ये सब छोड़ना और शायरी सुनाना जो सुनाने वाला था। कायर एक ही बार में वो पूरा पैक गटक जाता है और बहकते हुए कहता है, हाँ तो अर्ज किया है, ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है। ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, इसलिए उसने हम जैसों के लिए बनाई शराब है। अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। कायर आगे कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु आगे का जुमला गढ़ते हुए कहता है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है। यही सारे राज जानने के लिए हम सब बेताब हैं। कछुआ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत। मैंने डर के मारे अपनी पैंट पर कर दी पेशाब है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद कायर और कछुआ नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि अपनी सुध-बुध खोकर जमीन पर ही सो जाते हैं। पर अभिमन्यु अभी तक जाग रहा था। आखिर इसी पल का तो वो इंतजार कर रहा था कि कब सब लोग सोएं, कब कोठी में शांति हो और वो कब यक्षिणी का पता लगाए। अभिमन्यु बिना किसी हरकत के आराम से अपनी जगह पर से उठता है और अपनी पैंट की जेब में से इंफ्रारेड थर्मोमीटर निकालता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर मोबाइल के आकार का दिखने वाला एक डिवाइस होता है जो बताता है कि तापमान में परिवर्तन किस साइड से हो रहा है, कमरे के अंदर से, बाहर से या किसी और साइड से। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वहां का टेम्परेचर कभी भी अपने आप चेंज होता रहता है। इसी तथ्य के आधार पर आज अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर यक्षिणी है या नहीं, इसका पता लगाने वाला था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मोमीटर को ऑन कर देता है। उसके अंदर लाल इंडिकेटर लाइट जलने लग जाती है। जब अभिमन्यु के इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर 44 डिग्री था। अभिमन्यु चकित होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, बाहर तो बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होना चाहिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, बाहर का टेम्परेचर चेक करके देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें आती जा रही थी। वो पसीने के कारण भीगने लग गया था। जब अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और अपना इंफ्रारेड थर्मोमीटर दरवाजे के बाहर निकालकर बाहर का टेम्परेचर नोट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री था। अभिमन्यु अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है अंदर और बाहर के टेम्परेचर में। इसका मतलब ये है कि यक्षिणी कहीं नहीं गई है, वो इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है। इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इतना कहकर अभिमन्यु घूंट गले से नीचे उतारता है। अभिमन्यु झट से दरवाजा बंद कर देता है और ये पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है तो कहाँ पर है। अभिमन्यु अपना हाथ लंबा करता है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने लेफ्ट राइट करने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, टेम्परेचर एक कदम आगे बढ़ते ही कम कैसे हो गया। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का टेम्परेचर 43 डिग्री हो गया था। अब जैसे जैसे अभिमन्यु अपने कदम कोठी के अंदर की ओर बढ़ाते जा रहा था, टेम्परेचर कम होते जा रहा था। इंफ्रारेड थर्मोमीटर में डिस्प्ले पर ऊपर की तरफ का एरो दिख रहा था, जिसका मतलब था कि वो अदृश्य शक्ति ऊपर है। ये देखकर अभिमन्यु खुश होते जा रहा था। उसके दिल को तसल्ली मिल रही थी, ये सोचकर कि यह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी है, जो अभी भी ऊपर वाले कमरे 666 में कैद है। पर इस बात पर पूरी तरह विश्वास करने के लिए अभिमन्यु ऊपर के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि टेम्परेचर 13 डिग्री हो गया था। वो ठंड के मारे कांपने लग गया था। अभिमन्यु समझ ही नहीं पा रहा था कि ऊपर और नीचे के एरिया में इतना टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हो सकता है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 से बस 2-3 कदम ही दूर था, तभी वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले में देखता है कि एरो अचानक चेंज हो गया था और वो एरो रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसकी ओर इशारा कर रहा था। अभिमन्यु अचंभित होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, एरो बगल वाले रूम से कैसे दिखा रहा है, यक्षिणी तो रूम नंबर 666 में कैद है।
अभिमन्यु बिना कुछ सोचे समझे रूम नंबर 666 के बगल वाले रूम के दरवाजे को धक्का दे देता है। वो दरवाजा चरमराते हुए धीरे से खुल जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब